प्यारे दोस्तों, मैं हूं रतीश प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य के ठेले पर हिमालय चैप्टर के पूरे प्रश्न अभ्यास कराने वाला हूं। एक एक गद्यांश का अपनी इस नोट्स में लिख लिख करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। पहले आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में एक एक क्वेश्चन को हल करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। तो फाइनली मैं लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि आप लोग जो कहेंगे हम वो अपने चैनल पर आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रश्न अभ्यास आपको करा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखो, पहला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है कि ठेले पर बर्फ की सिलें। देखिए इस चैप्टर के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है ना। और बहुत ही खड़ी बोली में इसको बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क नंबर गद्यांश है कि ठेले पर बर्फ की सिलें यानी बर्फ की सिल्लियाँ, ठीक है ना, लादे हुए यानी लदा हुआ बर्फ वाला आया, बर्फ बेचने वाला। ठीक है ना। तो यहाँ से ये गद्यांश शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पान की दुकानों पर बिको तक। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, पूरे गद्यांश को पढ़ने में हम टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। सिंपल इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े तो अभ्यास प्रश्न करने में मजा नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो देखो अब मान लो कि एग्जाम में ये गद्यांश आ गया। ठीक है। तो आप लोग वहां पर करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग एक तरफ लिखेंगे ठेले पर बर्फ की, ठीक है ना, जैसे मैं लिखा हूं। दूसरी तरफ आप लोग लिखेंगे कि दुकान पर बिको, ठीक है ना, जैसे मैं लिखा हूं। ओके। उसके बाद आप लोग डैश डैश कर देना जैसे मैंने किया है। ठीक है। उसके बाद अब पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर पहली हेडिंग डालना है और लिख देना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं धर्मवीर भारती द्वारा लिखित, ठीक है ना, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपको लिख देना है। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बुक में व्याख्या इसकी समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, हम केवल उतने अंश की व्याख्या लिखेंगे जिसके नीचे नीचे लाइन खींची गई है। ध्यान देना, पूरे गद्यांश की व्याख्या लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर हमें केवल 2 अंक मिलने वाला है। केवल उतने का मिलेगा जितने में लाइन खींची गई है। तो इतने की व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया, यानी लेखक कहते हैं कि मैं खड़ा ही था एक जगह पर कि अपने ठेले पर जो है बर्फ की कई सिल्लियों को लाद करके बर्फ बेचने वाला आया। ठीक है ना। मैंने देखा कि बर्फ जो थी ठंडी थी, चिकनी थी और चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। ठीक है ना। और उस बर्फ की ठंडक की वजह से उसके ऊपर से भाप उड़ रही थी। अब मैं अगर कहूँ दोस्तों कि एकदम खड़ी बोली में लिखा गया है, तो बस आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख देना है, बाकी परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। क्योंकि खड़ी बोली तो सब लोगों को समझ में आ जाती है। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। ठीक है ना। कभी क्या कहते हैं कि मेरा दोस्त, एक मेरा परम मित्र है, मेरा एक दोस्त है जिसका जन्म स्थान यानी जो कहाँ पर रहता है, अल्मोड़ा में रहता है। ठीक है ना। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। कौन, लेखक। ठीक है ना। लेखक क्षण भर यानी थोड़ी क्षण के लिए वो बर्फ को देखते रहे और उसके बाद उठती हुई भाप में खोए रहे। ठीक है ना। बर्फ की जो भाप उड़ रही थी उसको देख करके मन ही मन खुश हो रहे थे और खो गए उसी की भावनाओं में। ठीक है ना। और खोए खोए से ही बोले कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। ठीक है ना। और उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो बर्फ से भाप उड़ रही है और ये जो बर्फ की सुंदरता है ना, इसी से तो हिमालय की सुंदरता है, यानी हिमालय आज सुंदर है इसी बर्फ की वजह से। ठीक है ना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अब लिखेंगे कैसे, एक चीज मैं आपको नोट्स पर दिखा देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि ठेले पर लदे हुए बर्फ को देखकर लेखक कहता है कि एक मेरा मित्र है जिसका जन्म स्थान अल्मोड़ा है। ठीक है। वे पल भर उस बर्फ को एकटक देखते रहे। बर्फ से उठती हुई भाप को देखकर वो बोले कि यही बर्फ से तो हिमालय की सुंदरता भी बनती है। ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको लिख देना है। अब देखो हिमालय की शोभा क्या है, तो यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तो इस क्वेश्चन का तो आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना नहीं है, सिंपल सी बात है, हिमालय की शोभा बर्फ है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है। चलिए चलते हैं भाई अगले गद्यांश पर।
खड़ी बोली में है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना, फालतू परेशान मत होना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग कर लिए होंगे, ये इतना आसान है। देखो ख में क्या है, सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि हम लोग कौसानी देखी, कौसानी भी एक जगह का नाम है, ठीक है ना, जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा में ही पड़ता है, ये अल्मोड़ा जिले में ही कौसानी ग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो लेखक कहते हैं कि मेरी सच्चाई तो यही है कि मैं इस बर्फ को एकदम नज़दीक से देखने के लिए और अपने मन में प्रसन्नता पाने के लिए, इसकी सुंदरता को देखने के लिए ही कौसानी नाम की जगह पर गया था। अब आगे यहाँ पर लेखक कौसानी जाने के लिए रास्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नैनीताल से रानीखेत जाना पड़ता है, ठीक है ना। रानीखेत भी एक जगह का नाम है। और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए, यानी ऐसे मोड़ जहां पर जाया ना जा सके, दुर्गम मोड़ है, ठीक है ना, भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी नाम की जगह पर जाना पड़ता है। और कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को चली जाती है तो दूसरी कौसानी को चली जाती है, ठीक है ना। यानी रास्ता उन्होंने बताया है। देखो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम जो पिछले वाले में लिखना है ना, सेम वही आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए नोट्स में आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को एक तरफ लिखना है सच तो यह है, दूसरी तरफ पड़ता है, ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ में पूर्वत, यानी जो पिछले वाले में बताया हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इस वाले में भी लिख लेना है, ओके। उसके बाद देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग लिखेंगे लेखक अपनी, देखो रेखांकित अंश कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। तो बस इसकी व्याख्या आप लोगों को लिख देना है। तो इसमें लिखेंगे कि लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहता है कि बर्फ की सुंदरता को नज़दीक से देखने के लिए मैं कौसानी गया था। लेखक नैनीताल, सॉरी यहाँ पर आप लोग कौसानी लिखेंगे, ठीक है ना, नैनीताल मत लिखना, यहाँ पर कौसानी लिखना, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में सब बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेखक कौसानी जाने के लिए रास्ता बताते हुए कहता है कि नैनीताल से रानीखेत जाना पड़ता है और रानीखेत से मझकाली के दुर्गम मोड़ों को पार करते हुए एक रास्ता कोसी जाता है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को जाती है और दूसरी सड़क कौसानी को जाती है। सिंपल सा आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कहाँ गया। तो बर्फ को पास से देखने के लिए ही लेखक कौसानी गया, ठीक है। तो बस आप लोगों को सिंपल लिख देना है कि बर्फ को पास से देखने के लिए लेखक कौसानी गए थे, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में मैंने प्रत्येक चैप्टर को जोड़ दिया है, आप लोग जा करके पूरी हिंदी आप मात्र 1 2 3 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगला देखो ग नंबर गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी, ठीक है ना। और कहाँ तक है ये, आंखों से लगा लूँ, ठीक है ना। तो अब कौसानी की स्थिति का यहाँ पर वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, तो आप लोग करेंगे क्या कि एक तरफ लिखेंगे कौसानी के अड्डे, दूसरी तरफ लगा लूँ, ठीक है, डैश डैश कर देना। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। अब चाहे पाठ एवं लेखक का नाम लिख दो, चाहे संदर्भ लिख दो, ठीक है ना, बात एक ही है। तो आप लोग करेंगे क्या कि अगर संदर्भ लिखेंगे तो पूर्वत लिखेंगे, यानी पिछले वाले जैसा, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि पाठ का नाम ठेले पर हिमालय, लेखक का नाम धर्मवीर भारती, ठीक है। सिंपल आप लोग ऐसे लिखें, आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे अंक भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखो तो रेखांकित अंश यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कितना अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। तो लेखक कौसानी की सुंदरता को बताते हुए कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सौंदर्य था, बहुत ही बेहतरीन सुंदरता चारों तरफ फैली हुई थी। सामने की घाटी में, ठीक है ना, सामने की घाटी मतलब वहीं पर एक घाटी है जिसका नाम है कत्यूर घाटी, आप लोग आगे पढ़ेंगे कत्यूर घाटी, ठीक है ना, कत्यूर घाटी। तो कत्यूर घाटी की सुंदरता बताते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कत्यूर घाटी में बहुत जगह बहुत अच्छा सुंदरता थी, सभी जगह सुंदरता फैला हुआ था, ठीक है ना। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, यानी कौसानी के पर्वतों में जो कत्यूर नामक घाटी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही रंग बिरंगी है, रंगों से परिपूर्ण है, सुंदरता से भरी पड़ी है। इसमें किन्नर और यक्ष तो ही वास करते होंगे। देखिए किन्नर और यक्ष हैं जो वहां पर रहने वाली जातियों के नाम है, ठीक है ना। किन्नर और यक्ष जो हैं लोगों की एक जातियां ही हैं, ठीक है ना। तो किन्नर और यक्ष जाति के लोग वहां पर निश्चित ही निवास करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप लोग लिखेंगे कैसे, ये चीज मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कौसानी के सामने की घाटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां पर चारों तरफ सौंदर्य फैला हुआ था। कौसानी की इस पर्वत श्रृंखला ने कत्यूर घाटी के सौंदर्य को छिपा रखा था।
कत्यूर घाटी के सौंदर्य में जो आकर्षण है उससे आकर्षित होकर निश्चय ही प्रेम और सौंदर्य तथा संगीत के उपासक यक्ष और किन्नर यहाँ आते रहते होंगे। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। तो भाई मैंने पहले ही बता दिया, कत्यूर घाटी थी। ठीक है ना, तो कत्यूर घाटी में अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पूरे चैप्टर्स की आपको वीडियो जो है डिटेल में मिल सके। ठीक है ना, अब देखो घ नंबर क्या है, हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को, दैहिक मतलब शारीरिक, दैविक मतलब देवताओं से, ठीक है ना, और भौतिक मतलब जो रियल में है, ठीक है ना, भौतिक कष्टों को ताप कहा जाता था और उसे नष्ट करने के लिए वो हिमालय क्यों जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। ठीक है ना, यानी लेखक कहते हैं कि अपने शारीरिक कष्टों को, दैविक कष्टों को और भौतिक कष्टों को नष्ट करने वाला हिमालय जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई लोग वहां पर हिमालय जाया करते थे अपने कष्टों को मिटाने के लिए। तो ये बात मेरे समझ में पहली बार आई, क्योंकि जब मैं पहली बार गया तो मेरे भी सभी कष्ट वहां पर जाते ही दूर हो गए। ठीक है ना, और अकस्मात यानी अचानक एक दूसरा तथ्य यानी एक दूसरा विचार मेरे मन में आया, मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, यानी कि मेरे मन में आया एक नया विचार कि कितनी पुरानी है यह हिम राशि, यानी कि यह हिमालय कितना पुराना है और इसमें पड़ी हुई यह बर्फों की राशि, यानी ऊंचाई तक ये जो बर्फ पड़े हुए हैं ये कितने पुराने हैं। ठीक है ना, लेखक ने अपने मन में ये सोचा। अब देखो गद्यांश का संदर्भ तो आप लोग पूर्ववत लिखेंगे पिछले वाले जैसा। देखिए अब आप लोगों को एक तरफ लिखना है हिमालय की शीतलता, देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है हिमालय की शीतलता, दूसरी तरफ चिरंतम हिम। ठीक है ना, अब देखिए संदर्भ आप लोगों का पूर्वत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या आप लोग करेंगे। ठीक है ना, तो व्याख्या में हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि पुराने लोगों ने दैविक और भौतिक कष्टों को ताप की संज्ञा दिया था और वे इस कष्ट से मुक्त होने के लिए हिमालय जाते थे। ठीक है ना, यह बात मेरे समझ में आई क्योंकि हिमालय ताप का नाशक और शीतलता का सूचक है। एकाएक मेरे मन में यह विचार आया कि यह हिमालय कितना पुराना है, न जाने किस काल से यह ऊंचे शिखर के रूप में स्थित है। ठीक है ना, लेखक के मन में ये विचार वहां पर आ गए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने आ चुका है, कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतम हिम क्यों कहा है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है चिरंतम हिम क्यों कहा है हिमालय के बर्फ को। तो बता दें दोस्तों कि हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कब से ये बर्फ हिमालय के ऊपर पड़ी हुई है, यानी कोई भी आज तक इसका समय काल नहीं बता पाया है कि कब से कब तक, यानी सदियों से पड़ी हुई है। तो आप लोग लिखेंगे कि विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतम हिम कहते हैं, कहा है क्योंकि हिमालय पर जमी इस बर्फ को सदियों से ही जमती चली आ रहा माना गया है। ठीक है ना, यानी सदियों से ये बर्फ जमी हुई है ऐसा सभी लोगों का मानना है, कोई इसके समय काल का और स्थिति का पता नहीं लगा पाया। ठीक है, अब देखो अगले गद्यांश पर चलते हैं। देखो अगला गद्यांश है सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों, ग्लेशियरों मतलब क्या होती है, बर्फ की नदियां। ठीक है ना, जहां पर नदियों में बर्फ जम जाता है उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है ना, सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर, केसर क्या है, लालिमा। ठीक है ना, बर्फ के ऊपर से लालिमा यानी लाल परत जो जम जाती है उसी को केसर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, यानी जो जमी हुई थी केसर वो धीरे धीरे पिघल करके बहने लगी और बर्फ जो है कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, क्योंकि जैसे ही केसर सभी जगह बर्फ के लग गई तो जो है बर्फ जो है लाल लाल हो गई, तो इसलिए कमल के लाल फूलों की भांति वो दिखने लगी और घाटियां जो हैं गहरे और नीले रंग की हो गई। ठीक है ना, तो अब गद्यांश का संदर्भ तो पूर्वत आप लोग लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है ना, देखिए आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहता है कि जब सूर्य डूबने लगा तो बर्फ की नदियों में जमी हुई केसर प्रवाहित होने लगी यानी बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने से प्रतीत होने लगी और घाटियां नीली दिखाई पड़ने लगी। देखिए खड़ी लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ आप इसमें चेंज करके लिख नहीं सकते। ठीक है ना, सेम टू सेम, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत नए शब्द ऐड करके लिख देना है बस। देखो किस समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलती सी प्रतीत होने लगी, तो सूर्यास्त के समय। ठीक है ना, जब सूरज डूबने लगा तो आप लोग लिखेंगे कि सूर्यास्त के समय बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने सी प्रतीत होने लगी। ओके, चलो भाई देखो अगला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है कि आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है।
कवि यहाँ पर क्या सॉरी लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि आज भी जब मुझे हिमालय की याद आती है तो मेरा मन दर्द से कराह उठता है, ठीक है ना। यानी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं फिर से जा करके हिमालय पर घूम आऊँ एक बार, ठीक है ना। तो कवि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए उस दर्द को समझता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। यानी कि जब उनके मन में हिमालय की याद आती है ना, तो उसको भुलाने के लिए वो क्या करते हैं, ठेले के हिमालय की चर्चा खोल देते हैं, ठीक है ना, कि किसी तरह ये बात भूल जाए, क्योंकि उनके मन में काफ़ी ज़्यादा दर्द भर उठता है और उन्हें फिर से हिमालय घूमने का मन करने लगता है, ठीक है ना। ये बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं। लेखक कहते हैं कि बर्फ़ की ऊंचाइयाँ जब बार बार मुझे याद आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे बुला रही हों, और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाले बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। लेखक कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम रोज़ हिमालय जाएं, और इसलिए हम ठेलों पर लदे हुए बर्फ़ को ही देखकर अपने मन को रौनक से परिपूर्ण कर लेते हैं, यानी अपना मन जो है बहला लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आप लोगों को पूर्वत लिख देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पूर्वत आप लोग लिखेंगे, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखेंगे। लेखक कहता है कि जब हिमालय की याद आती है तो मेरे मन में दर्द सा महसूस होता है, जिसे भुलाने के लिए मैं ठेले पर हिमालय की चर्चा शुरू कर देता हूँ। हिमालय की ऊंचाइयाँ जब जब याद आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह मुझे बुला रही हों, परंतु मैं ठेले पर लदे बर्फ को ही देखकर मन बहला लेता हूँ। ओके, इतना आपको लिखना है। अगला देखो, किसने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त की है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिर कर ही तुलसी ने कहा था कि कबहू कहाँ यही रहा नहीं रहूँगा, ठीक है ना, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा। तो यहाँ पर कबहू कहाँ यही रहा नहीं रहूँगा, इसका मतलब ये है कि मैं कब तक इस अवस्था में रहूंगा, ठीक है ना। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर, यानी यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी हिमालय पर रहने की इच्छा व्यक्त किया है। जो आप लोगों को बस सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पर लिख देना है कि तुलसी ने हिमालय के शिखरों पर रहने की इच्छा व्यक्त किया है। ओके, और यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।